यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरटीपी, दैट इज फॉर सीए फाइनल मई 2024 एग्जाम के लिए। और आरटीपी में बेसिकली जो भाई साहब क्वेश्चन डाले हैं ना आईसीआई ने, रियली हैट्स ऑफ। अपन आईसीआई को बहुत बार क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट टेक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आईसीआई को रियली प्रेज करूंगा कि जिस हिसाब के, जिस लेवल के जो अमेंडमेंट्स को कवर करते हुए उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन है वो एकदम टॉप नॉच हो सके, टॉप लेवल की हो सके। तो इसके लिए मैं आईसीआई को अप्रिशिएट करूंगा। आरटीपी के लिए सीए इंटरमीडिएट की आरटीपी और सीए फाइनल की आरटीपी दोनों ही क्लास बनाई है, वर्ल्ड क्लास बोल सकते हो आप। और सीए इंटरमीडिएट की जो आरटीपी है ना, उसमें जो एमसीक्यू है, केस सिनेरियो है, मैं बताऊं सीए फाइनल वालों को भी देखना चाहिए। मैंने वीडियो डाल रखा है ऑन द यूट्यूब, सीए इंटरमीडिएट का 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप कभी भी फ्री रहे तो थोड़ा थोड़ा मतलब फास्ट स्पीड करके और आप उसको 30 मिनट्स में वाइंड अप कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का आरटीपी का जो एमसीक्यू का है ना डिस्कशन, वो देख के जाना, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट कवर्ड इन दैट। ओके, चलिए यहाँ पे भी अमेंडमेंट्स ही अमेंडमेंट्स है जो कवर है। तो मैं आपको इस आरटीपी के सेशन में मोस्ट ऑफ तो सब एमसीक्यूज है वो मैं करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, एमसीक्यूज में फिर आपको आरएनडी करने में टाइम लगता है एंड ऑल, और एग्जाम बहुत नियर है, यू डोंट हैव मच टाइम। सो फटाफट मैं ही सोचा एमसीक्यूज आपके साथ एनालाइज करा देता हूं। बाकी डिस्क्रिप्टिव तो आप भी देख सकते हैं सॉल्यूशन से वगैरह। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका केस सिनेरियो नंबर 1। और ये जो केस सिनेरियो नंबर 1 है, ये केस सिनेरियो आपके टीसीएस टॉपिक से है। और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, टीडीएस एंड टीसीएस ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप स्किप करके नहीं जा सकते। एक काम करो, आप लोग अपने सिलेबस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करो? इफ यू रियली वांट टू स्कोर द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, जस्ट डिवाइड योर सिलेबस इन द 3 पार्ट। 3 पार्ट में एक पार्ट जो होता है दैट इज द कंप्यूटेशन वाला पार्ट। आप कंप्यूटेशन वाला जो पार्ट है, वो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज दिस पार्ट विल कवर अप्रॉक्स 40 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको 40 मार्क के करीब है वो कंप्यूटेशन वाले पार्ट से आएगा। कंप्यूटेशन वाले पार्ट में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो जैसे आपका पीजीबीपी है, दूसरा आपका कैपिटल गेन है, तीसरा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। चौथे पे आप एक काम करो, चौथे पे आप सीधा ले लीजिए मैट कर लीजिए, एएमटी कर लीजिए, एसईजेड कर लीजिए करके, ठीक है। उसके बाद 5वें पार्ट में आप एक काम करिए कि जो आपका बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है। तो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो क्या क्या हो गया? पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, आईएफओएस हो गया, मैट हो गया, एएमटी हो गया, एसईजेड हो गया, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया। उसके बाद जो तुम्हारा टैक्सेशन ऑफ फर्म है, वो उसको छोटा सा टॉपिक है, वो कर लीजिए। फर्म के साथ में आप एओपी बीओआई कर लीजिए, तो फर्म एओपी बीओआई। एंड उसके बाद में एक बात बताऊं, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट कर लीजिए, टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। एंड उसके साथ में आप एग्जिट टैक्स कर लीजिए। मैं बताऊं, ये वाला पार्ट ऐसा रहेगा जो आपका आराम से यू विल गेट योर 40 मार्क्स फ्रॉम दिस। आपको 40 मार्क्स यहां से मिलने ही वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग है ना, आपको 40 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप एक काम करिए, दूसरा जब आप प्रोसीजरल पार्ट में जाते हैं, तो प्रोसीजरल पार्ट में दूसरा वाला जो है, उस सेगमेंट में आप टीडीएस टीसीएस, और मैं बताऊं ये टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, रिवीजन लेक्चर को पूरा ढंग से देखना। जितने भी क्वेश्चन आज मैं इसमें कराता हूं वो भी आपको ढंग से करना है, टीडीएस टीसीएस, बिकॉज मेरे को ये लगता है दिस टीडीएस टीसीएस टॉपिक इटसेल्फ विल कवर अप्रॉक्स 12 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आप देख लेना 12 मार्क्स आने वाले हैं। तो टीडीएस टीसीएस है, वही आपका 12 मार्क्स के करीब कवर कर जाएगा। तो टीडीएस टीसीएस को ले लीजिए। टीडीएस टीसीएस के बाद दूसरा जो है वो आप ब्लैक मनी, और मैं बताऊं ब्लैक मनी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उतना आप कर लो बस। ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी का 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज आप देख लेना, आएगा ही। 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन, 5 to 6 मार्क विल बी कवर्ड फ्रॉम द ब्लैक मनी। तो आप ये कर लीजिए ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के बाद में अब आप तीसरे नंबर पे आप असेसमेंट प्रोसीजर को टाइम देंगे और अपील्स को टाइम देंगे। तो आपका असेसमेंट प्रोसीजर अपील में कैसा है, देखो 7 to 8 मार्क्स कवर करेगा वहां से भी, बट 7 to 8 मार्क्स के लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, तो आप उसको थोड़ा कम प्रायोरिटी पे भी ले सकते हैं। बट मैं बताऊं दिस 2 टॉपिक, टीडीएस टीसीएस एंड ब्लैक मनी, दैट इज ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद में यहीं पे आप जो टैक्स ऑडिट वाला टॉपिक है, वो टैक्स ऑडिट वाले टॉपिक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कर लो, क्योंकि मेरे को लगता है रिपीट होगा क्वेश्चन। जो कंपाइलर में क्वेश्चंस दे रखा है दैट मे बी रिपीटेड इन योर एग्जाम, सो अब वो रिपीट हो सकता है, तो आप वो क्वेश्चन कर लो। और उसके बाद गाइस, अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करूं, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है
जो आपका 30 मार्क का है उसमें आपको क्या करने का, ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत अच्छे से करने का। उसके बाद में DTAA वाला टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से करने का। उसके बाद आपका जो बार है दैट इज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, बहुत अच्छे से करने का। और चौथे नंबर पे आपको कर देने का इक्वलाइजेशन लेवी, और पांचवें नंबर पे एनआर टैक्सेशन। अब एक बात समझना, एनआर टैक्सेशन में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, अगर आप स्किप भी करके जाओगे तो चल सकता है करके, जो एग्जेम्पशन वाले पार्ट है। बट एनआर टैक्सेशन में जैसे पोएम वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करने का। उसके बाद में रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाला पार्ट है वो अच्छे से करके जाने का। 115A में जो अमेंडमेंट आया है 10% की जगह 20% हुआ है, दैट यू हैव टू डू इन द बेस्ट मैनर। और जो स्पेशल टैक्स रेट है 115AD करके, ठीक है, 115AC, 115AB, 115A, वो वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आप इतना करके जाते हैं एनआर टैक्सेशन में, तो मैं बताऊं, देखो आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, तो यहां से आपको 30 मार्क्स जो है, इस 30 मार्क्स में से आपको 22 से लेके 25 मार्क्स यहां से इन 5 टॉपिक से मिल जाएगा। 22 से 25 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। TDS TCS से मैं बोल रहा हूं 12 मार्क्स मिलेगा। तो ये जो तुम्हारा है ये वाला TDS TCS ब्लैक मनी असेसमेंट प्रोसेस एंड टैक्स ऑडिट, इससे टोटल मिला के आपको 22 से 25 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप समझिए 22 मार्क्स यहां पे मिल रहा है, 22 मार्क्स यहां पे मिल रहा है, और 40 मार्क्स यहां पे मिल रहा है। तो 80 से 90 मार्क्स के कवरेज यहां से हो जाती है। बाकी हो सकता है बाकी वाले जो टॉपिक है जैसे पेनल्टी है, मिसलेनियस टॉपिक है, बहुत सारे इंटरनेशनल टैक्सेशन में 3 टॉपिक और एक्स्ट्रा है, छोटे छोटे 5-6 मार्क्स वहां से आएगा। देखो एग्जाम में पेपर आता है वो 120 मार्क्स का आता है, तो जब 120 मार्क्स का आता है तो ऐसे बाकी। बट मैं आपको बताऊं ना, अगर इफ यू रियली वांट टू स्कोर द एग्जामिनेशन ना, तो आप ये वाले पार्ट को बहुत बढ़िया से कर लो, मतलब गजब लेवल का। ये जो पार्ट है ना इसको आप बहुत बढ़िया से कर लो। इसमें TDS TCS ब्लैक मनी इसको बहुत बढ़िया से कर लो, और इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया से कर लो। आपका काम बन जाएगा, आपका काम है वो आपका काम बन जाएगा अगर आप इतना अच्छे से करके जाते हो तो। चलिए अब अपन आगे चालू करते हैं आज का हमारा RTP का सेशन। RTP में सबसे पहला केस सिनेरियो TCS से रिलेटेड है। मैं फटाफट उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीधा यहां पे लेके जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, इसमें आपको TCS की एक सेक्शन है जिस सेक्शन का नाम है 206C सब सेक्शन 1G, जिसको मैंने पढ़ाते टाइम बोला था ग्लोबल जिसको आप बोल सकते हो कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF है वो LRS में इंडिया के बाहर पैसा भेज सकता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं तो उसमें TCS है वो कलेक्ट करता है। जिस ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप भेज रहे हो, ऑथोराइज डीलर मतलब बैंक, जैसे कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, इनके थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हैं। तो आप इनके थ्रू जब इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो वो आपका TCS कलेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे TCS का रेट क्या रहता है, तो मैं आपको बताऊं यहां TCS का रेट क्या रहता है। सेक्शन 206C1G बोलता है कि अगर आप इंडिया के बाहर पैसा मेडिकल पर्पस के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए भेज रहे हैं तो उसमें आपका TCS का रेट 5% रहेगा। साल में कभी भी भेजो, मीन्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च आप कभी भी भेजिए, आपका TCS का रेट 5% रहेगा। बट ये 5% TCS लगेगा इन द एक्सेस ऑफ द 7 लाख, मीन्स जो भी आपका 7 लाख के ऊपर वाला रहेगा, मीन्स 7 लाख से ऊपर वाला रहेगा, वो 7 लाख के ऊपर वाले पे आपको 5% की रेट से यहाँ पे TCS का देना पड़ेगा। मीन्स जो ऑथोराइज डीलर है वो कलेक्ट करेगा TCS एट द रेट 5% इन एक्सेस ऑफ द 7 लाख। एग्जाम्पल के लिए मान लो इंडिया के बाहर मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए 10 लाख रुपीस भेजा, सो आउट ऑफ 10 लाख अप टू 7 लाख देयर इज नो TCS, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख दैट इज द 3 लाख, सो 3 लाख पे आपका TCS आ जाएगा एट द रेट 5% की रेट से। अब एक बात समझना, इसमें एजुकेशनल पर्पस में क्या क्या आएगा, मेडिकल पर्पस में क्या होगा। तो देखो एजुकेशन पर्पस में अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए गया है तो उसका ट्रेवलिंग का खर्चा, जो फ्लाइट का खर्चा है वो भी एजुकेशन पर्पस ही माना जाएगा। उसके साथ साथ में वहां पे जो कॉलेज का फीस है, ट्यूशन का फीस है, वो भी एजुकेशन पर्पस के लिए खर्चा माना जाएगा। एज वेल एज जब पढ़ाई करते टाइम उसका डे टू डे हॉस्टल का जो खर्चा होता होगा, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता होगा फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ एजुकेशनल पर्पस। मेडिकल पर्पस में क्या आएगा कि मेडिकल पर्पस में अगर मान लो कोई भी पेशेंट है और उसका अटेंडेंट है, उसका जो दोनों का फ्लाइट का टिकट रहेगा, दैट एक्सपेंडिचर इज फॉर मेडिकल पर्पस। उसके साथ में वहां ट्रीटमेंट का खर्चा एज वेल एज वहां रहने का खर्चा, वहां पे डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा, भाई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए वहां पे मान लो फॉर एन एग्जांपल 50 डेज रहना पड़ गया, तो वो रहने का खर्चा वगैरह है वो सब एक्सपेंडिचर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ही माना जाएगा, मेडिकल पर्पस माना जाएगा। आपका TCS का रेट 5% रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं और वो पैसा एजुकेशनल पर्पस के लिए भेज रहे हैं और एजुकेशनल लोन लेके भेज रहे हैं,
मींस आपने क्या किया, कहीं से एजुकेशनल लोन लिया और एजुकेशनल लोन लेके और वही पैसा अगर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हैं ना, तो उसमें गाइस ध्यान रखना टीसीएस का रेट है वो 5% की जगह 0.5% हो जाएगा। मींस 0.5% हो जाएगा, 5% की रेट की जगह 0.5% होगा अगर आपने एजुकेशनल लोन लेके और वही वाला पैसा है वो इंडिया के बाहर आपने भेजा है तो करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, ये तो बात हो गई मेडिकल एंड एजुकेशन पर्पस। उसके अलावा अगर आप किसी अदर पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, अगर आपने अदर पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजा तो उसमें गाइस अमेंडमेंट है और यहां पे चेंज है, वो ध्यान देना। अमेंडमेंट क्या है, अगर आप भेज रहे हैं अप टू 30 सितंबर 2023, और ये अमेंडमेंट को याद रखना है विद द डेट बिकॉज एग्जाम में आएगा, 30 सितंबर तक आपने इंडिया के बाहर पैसा भेजा तो यहां पे टीसीएस की रेट 5% है। एंड गाइस 1 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स यहां पे टीसीएस की रेट 20% हो गई है। मींस अप टू आपने 30 सितंबर तक पैसा भेजा इंडिया के बाहर एलआरएस में फॉर द अदर पर्पस। अदर पर्पस मींस इंडिया के बाहर घर खरीदने के लिए, इंडिया के बाहर शेयर्स खरीदने के लिए, इंडिया के बाहर और कोई पर्पस के लिए आपने पैसा भेजा तो आपका 30 सितंबर तक भेजा तो वहां पे रेट 5% है। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये जो टीसीएस का रेट है ये आपका 20% हो गया है इंस्टेड ऑफ द 5%। अब यहां पे एक और चीज समझना आप लोग कि सर ये जो 5% 20% हुआ बट यहां पे भी क्या 7 लाख का लिमिट है? आंसर इज यस, 7 लाख के ऊपर वाले पे आपका टीसीएस आएगा 5% या 20%। लेकिन एक चीज समझना, ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो 7 लाख है, 7 लाख तक टीसीएस नहीं आता, क्या ये 7 लाख का लिमिट अलग अलग है? अलग अलग मींस मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, घर लेके लिए, अदर पर्पस के लिए, क्या सबके लिए 7 लाख का रिलीफ मिलेगा, मींस एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर वाले पे टीसीएस आएगा? आंसर इज नो। दिस 7 लाख लिमिट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस पूरे साल में मिला के आप 7 लाख से ज्यादा अगर पैसा इंडिया के बाहर भेजते हुए तो एक्सेस वाले पे टीसीएस आएगा 5% और 20% और 0.5% वॉट एवर केस में भी। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने इंडिया के बाहर पहले 10 लाख भेजा आईसीआईसीआई बैंक से एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो 10 लाख में से 7 लाख पे टीसीएस नहीं आएगा, उसके बाद 3 लाख पे टीसीएस आ गया। अब एक बात समझना, 10 डेज के बाद मैं कोटक बैंक जाता हूं और कोटक से वापस 10 लाख भेजता हूं तो क्या पूरे 10 लाख पे टीसीएस आएगा या यहां पे भी सिर्फ 3 लाख पे टीसीएस आएगा? राइट आंसर इज पूरे 10 लाख पे, क्योंकि ये भी इस बार का अमेंडमेंट है। और आप कॉम्पैक्ट देखोगे तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे रखे हैं। देखो कॉम्पैक्ट जब बनाते हैं ना, इतनी मेहनत करता हूं ना मैं, आप उसको समझ नहीं सकते, बट दैट इज अ रियली हार्ड वर्क, जिसमें मैंने ऐसे एग्जाम्पल बना के रखे जो आप देखोगे यहाँ पे इस आरटीपी में काम आएंगे। तो वहां पे कैसा होता है ना, अगर आप अलग अलग डीलर के थ्रू भेज रहे हैं तो भी उसमें अलग अलग ऑथोराइज डीलर के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपको जब दूसरे ऑथोराइज डीलर के थ्रू भेजेंगे ना तो दूसरे वाला एक आपसे मांगेगा अंडरटेकिंग, और वो बोलेगा कि इससे पहले आपने कहीं भेजा है क्या पैसा? अगर आपने भेजा है तो वो लिख के देना पड़ेगा, तो वापस से आपको 7 लाख का वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जैसे पहली बार मैंने आईसीआईसीआई के थ्रू 10 लाख भेजा, 3 लाख पे टीसीएस आया, दूसरी बार मैं कोटक के थ्रू भेज रहा हूं तो पूरे 10 लाख पे टीसीएस आएगा, पूरे जो 10 लाख है वो पूरे 10 लाख पे टीसीएस आएगा। दिस इज अबाउट द सेक्शन 2061G। अब एक बात समझना, 2061G में एक और पार्ट है जिसको बोला जाता है ओटीपीपी। ओटीपीपी, ओटीपीपी का मतलब होता है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। यहां पे ओटीपीपी का मतलब होता है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। अगर मान लो आप इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हैं, और घूमने का मतलब वहां पे सिर्फ फ्लाइट होटल नहीं है, अगर आपने सिर्फ फ्लाइट बुक कराई किसी से मेक माई ट्रिप से वगैरह तो टीसीएस नहीं आएगा, या सिर्फ होटल बुक कराया तो टीसीएस नहीं आएगा। आपने पैकेज खरीदा है, जैसे हनीमून पैकेज वगैरह खरीदते हैं तो वहां पे टीसीएस आएगा। इसमें कैसा है, इसमें कोई 7 लाख का बेसिक एग्जामिशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ओटीपीपी के लिए आप कितना भी पैकेज खरीदते हैं उस पे आपका 5% की रेट से टीसीएस आएगा। ओटीपीपी के लिए टीसीएस का रेट 5% है। अगर मैंने 2 लाख का पैकेज खरीदा तो भी 5%, मैंने 6 लाख का पैकेज खरीदा तो भी 5%, मैंने 10 लाख का पैकेज खरीदा तो 10 लाख पे पूरा 5%। लेकिन एक चीज समझना, एक अमेंडमेंट हुआ दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपने ओटीपीपी परचेज किया टिल 30 सितंबर 2023 तो टीसीएस का रेट 5% रहेगा। 5% रहेगा मतलब कितना भी अमाउंट है पूरे पे 5%, कितना भी अमाउंट है। लेकिन गाइस इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 2023 से एक अमेंडमेंट किया, उसमें यह बोला कि आपका पैकेज का वैल्यू अप टू 7 लाख है ना, अप टू 7 लाख है तो टीसीएस का रेट 5% रहेगा। लेकिन अगर 7 लाख से अबोव है, आपका जो पैकेज है वो 7 लाख से अबोव है, तो 7 लाख तक तो आपका 5% रहेगा, और बेटा 7 लाख के ऊपर वाला जो रहेगा
उस पे आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा। तो जैसे मैंने 7 लाख के ऊपर वाला कोई पैकेज बुक कराया लेकिन 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद में कराया, तो 7 लाख तक के अमाउंट पे 5%, 7 लाख के ऊपर वाले पे 20% की रेट से टीसीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, ये जो सेक्शन है ओटीपीपी वाली, ये सेक्शन नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी पता है? कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है एंड वो इंडिया आता है घूमने के लिए और इंडिया में रह के कोई पैकेज बुक कराता है तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा है रोनाल्डो। रोनाल्डो पहले इंडिया आया, अब इंडिया के बाद उसको लगता है कि मेरे को मालदीव जाना चाहिए, ठीक है, तो उसने इंडिया में बैठे बैठे मालदीव पैकेज बुक कराया। वो नॉन रेजिडेंट है, तो इंडिया में बैठे बैठे उसने मालदीव का ओटीपीपी बुक कराया, तो उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगी। लेकिन आप एक बात बताओ, आप रेजिडेंट हो और आप वर्ल्ड में किसी भी वेंडर के थ्रू पैकेज बुक कराते हो तो टीसीएस आएगा। जैसे मैं इंडिया में बैठा हूं और इंडिया में बैठे बैठे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक दुबई का वेंडर है और उसके थ्रू मैंने कोई पैकेज बुक कराया, तो क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज आएगा, बिकॉज मैं रेजिडेंट हूं तो इसमें टीसीएस आएगा। चलिए, इसी बेसिस पे, इसी नॉलेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए सब लोग। द फॉलोइंग डिटेल पर्टेनिंग टू द मिस्टर साहिल एंड हिज फ्रेंड अखिल। पहले साहिल की बात करते हैं। साहिल के केस में क्या हुआ देखिए, अमाउंट रेमिटेड टू हिज एल्डर सन आरव, उसका एक बड़ा बेटा है आरव, who is pursuing 2-year MBA program from the Columbia University USA। यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो बंदा क्या कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसको पैसा भेज रहा है ये आउट ऑफ द ओन सेविंग थ्रू द HDFC बैंक एंड ऑथोराइज डीलर अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ द आरबीआई। वो एजुकेशन के लिए भेज रहा है लेकिन वो अपनी ओन सेविंग से भेज रहा है, लोन लेके नहीं भेज रहा। और उसको कितना भेज रहा है? 5 जुलाई 2023 को 3,50,000 भेज रहा है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर स्टडी पर्पस। देखो, डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर स्टडी पर्पस वो भी एजुकेशनल पर्पस ही माना जाता है। उसके लिए उसने 10 मई को भेजा 120, 29 सितंबर को भेजा 90, 1 जन को भेजा 135 और उसके बाद थ्रू एक्सिस बैंक एंड ऑथोराइज डीलर अंडर द LRS आउट ऑफ लोन टूवर्ड्स द ट्यूशन फीस। अब लोन लेके और उसने भेजा 3,50,000 एंड 3,50,000 टू डिफरेंट डेट पे। उसके साथ साथ में उसने ओन सेविंग में भेजा मिड डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए 1 जुलाई 2023 को, और वो भेजा एक्सिस बैंक के थ्रू करके। ठीक है, पहले जो ऊपर भेजा था वो HDFC बैंक के थ्रू था या, और दूसरा वाला है वो एक्सिस बैंक के थ्रू भेजा है। ठीक है, चलिए, बट सब है जो चल रहा है वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही चल रहा है। डन, एजुकेशन पर्पस के लिए, यस। हाँ, नेक्स्ट पार्ट। टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिशन, साहिल विजिटेड द USA on April only, to which he purchased a tour package from the Messrs Get to Travel, a foreign tour operator, and remit money under the LRS on 5th April 2023. International travel ticket and hotel accommodation are included in the package. अब एक बात समझना, इसने पैकेज खरीदा 5,20,000 का। तो जब आप पैकेज खरीदते हो ना, तो पैकेज पे भले आपने किसी भी फॉरेन की वेबसाइट से पैकेज खरीदा, बट आप रेजिडेंट हो। अब साहिल जो है वो रेजिडेंट है, उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो साहिल इज अ रेजिडेंट और उसने पैकेज खरीदा, तो पैकेज पे सीधा टीसीएस आ जाएगा। टीसीएस की रेट क्या है देखो, 30 सितंबर तक आप पैकेज खरीदे तो सब पे 5%, 30 सितंबर के बाद है तो आपका 7 लाख तक 5%, 7 लाख के ऊपर जो है वो 20%, तो यहाँ पे तो 5% आ जाएगा, तो सीधा 5,20,000 पे 5% की रेट से टीसीएस आ जाएगा, तो आपका 26,000 है, ये टीसीएस होगा पैकेज के केस में। चलिए आगे क्या दे रखा है। Mr. Sahil has furnished undertaking containing the detail of the earlier remittance to HDFC Bank and Axis Bank. He has also furnished his pen to the authorized dealer and to the seller of overseas tour package program. उसने पेन नंबर वगैरह दिया है और वो अंडरटेकिंग भी देता है। जब पहला कोई ट्रांसफर किया उसके बाद दूसरा ट्रांसफर कर रहा है तो उस टाइम पे वो अंडरटेकिंग भी दे रहा है। अब चलिए अपन देखते हैं कहां कहां पे क्या होगा। अखिल के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज दे रखे, पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। Is HDFC Bank required to collect tax एट सोर्स ऑन अमाउंट रेमिटेड बाय द साहिल? चलो एक काम करते हैं, पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से अमाउंट पे कैसे टीसीएस आएगा। पहली चीज तो ये जो बंदा साहिल है, वो जो भी पैसा भेज रहा है वो आरव को भेज रहा है, उसका बेटा जो कि एजुकेशन कर रहा है इंडिया के बाहर। तो ये जो भी भेज रहा है सब एजुकेशन पर्पस के लिए भेज रहा है, ये भी एजुकेशन पर्पस के लिए, ऑथोराइज डीलर ये भी एजुकेशन, हाँ, तो ये जो भी भेज रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए भेज रहा है। अब एक बात समझना, आप सबसे पहली डेट बताओ, सबसे पहले कब भेजा था? तो सबसे पहले आपका अप्रैल मई में नहीं भेजा, ये जुलाई में भेजा, ये मई में भेजा, ये सितंबर में भेजा, ये आपका जनवरी में भेजा, ये अक्टूबर में भेजा, ये नवंबर में भेजा एंड ये जुलाई में भेजा। तो मैं बताऊं सबसे पहले
आई थिंक उसने जो भेजा वो 10th मई को भेजा, ठीक है। तो 10th मई को डे टू डे ऑपरेशन के लिए उसने भेजा, डे टू डे के लिए। तो एक बात बताओ, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए तो 1,20,000 सबसे पहले भेजा। मैं बताऊं इस पे टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि आपको 7 लाख तक तो टीसीएस नहीं आएगा ना, तो पहले वाले टीसीएस नहीं आएगा इस पे। उसके बाद में 120 के बाद ये मई में भेजा, तो मई वाला है ये आपका क्लियर हो गया, इस पे टीसीएस नहीं आएगा। मई के बाद जून में कोई भेजा, जून में नहीं भेजा, जुलाई में भेजा। बट जुलाई में इसने एक तो 1 जुलाई को भेजा ये वाला 1,50,000, तो ये 1,50,000 एक्सिस बैंक के थ्रू भेजा, तो इस पे भी टीसीएस नहीं आएगा, नो टीसीएस, नो टीसीएस। उसके बाद आपका कितना हो गया, तो देखो 120 प्लस आपका 150 टोटल कम्स टू 270 हो गया है। उसके बाद जुलाई में उसने ये भेजा 350 भेजा, तो इस पे भी आपका टीसीएस नहीं आएगा, नो टीसीएस, प्लस 3,50,000, तो टोटल 620 हो गया, 620 तक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जुलाई के बाद आप देखिए अगस्त में कुछ भेजा क्या, अगस्त में कुछ भी नहीं है, ये सितंबर में भेजा। अब एक बात बताइए, सितंबर में उसने 90,000 भेजा, बट 90,000 में से 80,000 पे टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि 7 लाख की लिमिट यहां पे 80,000 तक तो रहेगी। तो मैं बोलूं इस 90,000 में से अप टू 80,000 जो है उस पे तो नो टीसीएस, लेकिन गाइस 10,000 पे टीसीएस आ जाएगा। और कौन सी रेट से आएगा, 5%। वाई 5%? बिकॉज ये एजुकेशनल लोन वाला नहीं है, लोन वाला जो है ये नीचे वाला, ये लोन वाला है करके, ठीक है। एजुकेशनल ट्यूशन फीस जो है ये लोन अमाउंट से लिया हुआ ये है, तो ऊपर वाला लोन वाला नहीं है। तो लोन वाला नहीं है तो एजुकेशनल पर्पस के लिए कभी भी भेजते हो 5% का टीसीएस आएगा। तो 5% टीसीएस में 10,000 पे अगर आप 5% करेंगे तो आपका 500 रुपीज है वो आपका टीसीएस आ जाएगा, यहां पे 500 आपका टीसीएस आएगा। ये बात हो गई तुम्हारी सितंबर की। अब एक बात बताइए, उसके बाद में ये ऊपर वाला कवर हो गया था। अब अक्टूबर एंड नवंबर ये जो 2 पैसे भेजे, अक्टूबर एंड जनवरी, पहले अक्टूबर में देखते हैं। तो अक्टूबर में 3,50,000 भेजा, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भेजा है, बट एजुकेशनल लोन लेके भेजा है, तो इस पे टीसीएस का रेट है वो आपका 0.5% रहेगा। तो आप 3,50,000 पे 0.5%, इट्स कम्स टू द 1,750 रुपया, 1,750 का टीसीएस आएगा। अब एक बात बताओ, अक्टूबर के बाद नवंबर में कुछ भी नहीं है, दिसंबर में कुछ भी नहीं है, जनवरी में भेजा 135, तो इस 135 पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। तो 135 पे 5% टीसीएस कम्स टू द 6,750, तो 6,750। एंड गाइस उसके बाद लास्ट ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए और भेजा, तो जिस पे 0.5% आपका 1,750, वाई 0.5%, बिकॉज ये एजुकेशनल लोन लेके भेजा है। तो ये आपके टीसीएस आएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा एचडीएफसी बैंक। तो मैं अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू ये पहला भेजा था, इस पे टीसीएस नहीं आएगा। दूसरा 120 भेजा, उस पर भी टीसीएस नहीं आएगा। 29 सितंबर को 500 आएगा 10,000 पे, एंड 1 जनवरी को 6,750 आएगा। तो 500 एंड 6,750, दिस टू आर करेक्ट आंसर, 500 एंड 6,750। सो आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इतना एचडीएफसी बैंक टीसीएस कलेक्ट करेगी। दूसरा, इज एक्सिस बैंक टीसीएस कलेक्ट करेगी, और अगर करती है एक्सिस बैंक तो कौन से अमाउंट पे करेगी। तो मैं आपको बताऊं, एक्सिस बैंक जो टीसीएस है वो कौन से अमाउंट पे करेगी। तो देखिए ये 2 एक्सिस बैंक के थ्रू भेजे थे, 3, तो यहां पे ये पहले वाले पे टीसीएस नहीं आएगा। दूसरे वाले जो है इस पे आपका 1750, 1750, 1750 ये टीसीएस आएगा। तो एक्सिस बैंक जो टीसीएस कलेक्ट करेगी वो आपका 1750 एंड 1750। सो यहां पे भी सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे भी आप देखोगे 1750, 1750, सी इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार सॉल्यूशन में भी चेक कर लेता हूं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका सी है। देखो मोस्ट ऑफ आंसर आपके सी ही आते हैं करके, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर है दैट इज द सी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इज टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स ऑन द अमाउंट रेमिटेड फॉर द टूर पैकेज। भाई उसने जो टूर पैकेज खरीदा था बाय द साहिल, तो पैकेज ओटीपीपी खरीदा है और वो सितंबर से पहले खरीदा है, तो 5% का रेट रहता है, सीधी सी बात है। तो 5% है वो आपका 26,000 टीसीएस आएगा। आंसर इज ए इज अ करेक्ट आंसर। यस, टीसीएस इज अ 26,000। चलिए उसके बाद में इस साहिल ही था ना, हाँ साहिल। उसके बाद का क्वेश्चन आई थिंक अखिल से रिलेटेड है। अखिल का जो डेटा दे रखा है वो अपन रीड कर लेते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं अखिल के डेटा पे।
मिस्टर अखिल इज अ इंडियन सिटीजन, तो पहली चीज ये बंदा भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है। गॉट द जॉब ऑफर फ्रॉम द वेल्सबीइंग आईएनसी दुबई बेस्ड कंपनी ऑफ द AED, दैट इज यूएई जो धर्म रहता है वो, उसका 10,500 पर मंथ का उसका जॉब लगा। ही लेफ्ट फॉर दुबई ऑन द 29 मार्च 2023, मीन्स लास्ट ईयर ही वो बंदा दुबई जा चुका था इंडिया से। एंड ज्वाइन द वेल्स बीइंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023 से उसने फॉरेन में दुबई में कंपनी ज्वाइन की। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 15 दिसंबर 2023, 15 दिसंबर 2023 को वो इंडिया आया। ऑन द लीव ऑफ द 15 डेज, 15 दिन की छुट्टियां थी। ऑन 23 December 2023, he went on the 7-day tour to the Bali with his wife and son, and thereafter he directly went to Dubai with his wife and son. अब एक बात समझना, वो बंदा इंडिया आया था 15 डेज के लिए। 29, वो जो बंदा इंडिया आया था वो कौन सी डेट को आया था? 15 दिसंबर को आया था, लेकिन वो 23 दिसंबर को वापस चला गया। कहां पे? सिंगापुर गया, और सिंगापुर घूमने गया, और वो सिंगापुर घूमने गया। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 15, ही वेंट ऑन 7-day टूर बाली, सॉरी बाली गया करके, बाली घूमने गया, और बाली घूमने गया वो इंडिया छोड़ के गया 23 दिसंबर 2023 को। तो इंडिया आया था 15 दिसंबर, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सो ओनली 9 डेज वो इंडिया में था। ओनली 9 डेज के लिए वो इंडिया में था। अब एक बात समझना, ओनली 9 डेज के लिए इंडिया में था और वो इंडिया में था ही नहीं। तो एक बात बताओ, जब वो 9 डेज के लिए ही इंडिया में था तो आपकी बेसिक कंडीशन पहली सेटिस्फाइड नहीं हो रही, दूसरी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो वो बंदा क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अखिल जो है वो नॉन रेजिडेंट, लेकिन ध्यान देना आगे क्या दे रखा है। ऑन 16 दिसंबर 2023, he purchased a tour package for Bali from the Make Your Trip an Indian tour operator, for which he paid the 7,50,000 towards the flight ticket and hotel accommodation. उसने एक पैकेज खरीदा जब वो इंडिया में था, तो बाली का पैकेज उसने इंडिया से ही बुक कराया इंडियन टूर ऑपरेटर से। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया आता है और वहां से कोई पैकेज बुक कराता है तो उस पर टीसीएस नहीं आता। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, he has a business income of 4,20,000 from retail shop in India, and interest on fixed deposit and saving bank account with Canara Bank is 8,000 rupees respectively. He is not liable to pay tax in Dubai. Assume 1 AED is 23. अब एक बात समझना, पहली चीज उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? 6(1) के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है एक सेक्शन हुआ करती है, दैट इज द सेक्शन 6(1)A, और 6(1)A क्या बोलती है? डीम्ड रेजिडेंसी। अगर याद रहेगा क्लास, तो क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था टेक्निकल गुरुजी का। क्या वो इंडियन सिटीजन है बट मान लो दुबई में रहता है और उसको कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में टैक्स नहीं लगता ड्यू टू हिज डोमिसाइल, देन डीम टू बी इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा अगर इंडिया में उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख। अब एक बात बताओ, ये जो बंदा है ये कहीं का रेजिडेंट नहीं है बट इंडियन सिटीजन है और वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं लग रहा उसको, तो इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जा सकता है अगर इंडिया में उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है। लेकिन आप देखोगे इंडिया में उसका इनकम कितना है पता है? इंडिया में उसका इनकम 4,20,000 एंड 1,20,000 एंड 8,000। तो ये इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट में नहीं है। इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट हो गया, और नॉन रेजिडेंट ने अगर इंडिया में कोई पैकेज खरीदा तो उस पे बेटा, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई पैकेज खरीदा तो उस पैकेज पे कोई भी टीसीएस नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है यहां पे, तो दैट इज द एमसीक्यू नंबर 4। क्या दे रखा है देखिए, डज मेक द ट्रिप रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस the amount received from the tour package to Bali from Akhil? Answer is no. Why no? Because he is a non-resident. No tax is required to collected at source. Now next part, what is the total income of Akhil for assessment year 24-25? Assume he has shifted out of default tax regime under section 115 BAC. तो अखिल जो है अगर वो 115 BAC नहीं लेता, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जाता है, तो उसका इंडिया में इनकम कितना होगा? तो इंडिया में देखो, अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी, तो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी। तो इंडिया में कौन कौन सी इनकम है देखिए, तो सबसे पहले तो उसका भाई साहब बिजनेस इनकम जो है पीजीबीपी का इनकम 420 है। उसके बाद में उसका एफडी का इंटरेस्ट जो है, एफडी इंटरेस्ट एंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट 120 है, सेविंग बैंक का 8,000 है और कुछ भी नहीं है। सो 420 प्लस 1,20,000 प्लस 8,000
टोटल कम्स टू 5,48,000। अब एक बात समझिए, और तो इसकी कोई इनकम नहीं है इंडिया में। एक बार वापस पढ़ रहा हूं मैं लास्ट वाले 3 लाइनें। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23 ही हैज अ बिजनेस इनकम इन इंडिया 420, रिटेल शॉप, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट विद कैनरा बैंक 120 एंड 8,000। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, ये नॉन रेजिडेंट है। अगर 115 बीएससी नहीं ले रहा तो डिडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है क्या एटीटीटीए का डिडक्शन मिलेगा या नहीं सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे। राइट आंसर है सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे आपका एटीटीटीए का डिडक्शन मिलेगा। आप अगर देखोगे ना एटीटीटीए, वहां रेजिडेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो जब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ लिखा हुआ है तो एटीटीटीए का डिडक्शन ले लीजिए 8,000, और 8,000 एटीटीटीए का डिडक्शन ले लिया तो 5,40,000 है, वो उसका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। देखो एटीटीटी भी है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए होता है, एटीटीटी ऑल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होता है। तो यहाँ पे 5,40,000 है, वो आपका इनकम हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, 5,40,000। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर ऑफ अखिल। अखिल के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, 115 बीएससी या नॉन 115 बीएससी। अब एक बात बताओ, अगर वो 115 बीएससी नहीं लेता नॉर्मल केस में तो 540 पे टैक्स आएगा। अब आप 540 पे टैक्स कैसे निकालोगे, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद आपका 2.5 लाख से लेके और 5 लाख जो है उसमें आपका 12,500 आ जाएगा। एंड गाइस 5 लाख से ऊपर और आपका 5.4 तो 40,000 पे आपका 20%, इट्स कम्स टू द 8,000। तो मैं बताऊं आपका 20,500 आ जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपका 87A के रिबेट का तो सवाल ही नहीं है। तो 20,500 आया, 20,500 में 20,500 प्लस 4%, सो इट विल बी 21,320 है, उतना आपका नेट टैक्स पेबल आएगा। लेकिन अगर आप 115 बीएससी लेते तो मुझे बताइए, आप 115 बीएससी लेते तो उस केस में ये डिडक्शन नहीं मिलता, तो आपकी इनकम 5,48,000 होगी और 5,48,000 पे स्लैब रेट से टैक्स निकालिए 115 बीएससी। तो 115 बीएससी में अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आता। उसके बाद आपका 3 लाख से लेके और 5.48 तक 5% आएगा। तो यहां पे देखिए 5,48,000 माइनस 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, इट्स कम्स टू द 12,400। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 115 बीएससी ले रहा है, क्या 87A का रिबेट मिलेगा क्या? क्योंकि 87A का रिबेट कब मिलता है, 87A का रिबेट तब मिलता है, 87A का रिबेट है वो तब मिलता है, 87A का रिबेट जो है वो तब मिलता है जब आपकी इनकम अप टू 7 लाख है। तो 25,000 और टैक्स अमाउंट क्या इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 87A का रिबेट है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है। आप देखेंगे ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, अभी तो अपन ने देखा था ये बंदा जो है वो नॉन रेजिडेंट है, और जब ये बंदा नॉन रेजिडेंट है तो यहाँ पे 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो बेटा 12,400 में सीधा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 12,896, या मैं ऐसा बोल सकता हूं 12,900 आ जाएगा। तो 12,900 दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल एज पर सेक्शन 115 बीएससी। तो 115 बीएससी के हिसाब से 12,900 इज अ करेक्ट आंसर, आपका बी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? 6 था ना, तो ADDB, तो यहां पे ADDB सही है। चलिए डन। अब अपन चलते हैं अगले वाले केस सिनेरियो पे। सेकेंड केस सिनेरियो आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट टॉपिक से है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। देखिए क्या दे रखा है, सेवा निकेतन अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB runs a educational institution which is engaged solely in the education and a hospital for the treatment of persons suffering from the mental disorder solely for philanthropic purpose. The trust furnish the following information. तो अब एक बात समझना, एक ट्रस्ट है जो कि एजुकेशन में भी है, साथ साथ में मेडिकल में भी है, तो आपका हॉस्पिटल भी है, आपका स्कूल भी है, और ये होली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और होली फिलेंथ्रोपिक पर्पस के लिए है हॉस्पिटल। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है, द टोटल रिसिट ऑफ द ट्रस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज 3.10 करोड़ एंड हॉस्पिटल इज 3.4 करोड़।
तो इस साल का इनका जो ग्रॉस रिसिट है, वो ग्रॉस रिसिट में 3.10 करोड़ है वो स्कूल से है, एंड बाकी वाला 3.40 है वो आपका हॉस्पिटल से। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6.5 हो जाएगा। टोटल जो है वो आपका 6.5 करोड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या यहां पे 1023C का एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं। अगर आपको याद रहे तो हमने 1023C में दो क्लॉज पढ़े थे, दैट इज 111AD एंड एक क्लॉज होता है 111AE करके। तो एक तो होता है 111AD और एक होता है 111AE। वो क्लॉज क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी मेडिकल या एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है और उसका ग्रॉस रिसिट सबका मिला के, मींस एजुकेशन मेडिकल का मिला के अप टू 5 करोड़ है, तो उनकी इनकम पूरी एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, कोई वो 15% 85% कुछ नहीं करना। तो यहां पे एक बात बताइए, ये 5 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे 3.10 करोड़ एंड 3.4 करोड़, तो टोटल आपका कितना हो गया 6.5 करोड़, जो कि 5 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे 1023C का जो एग्जाम्पशन 111AD और 111AE है वो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो पहला ही आई थिंक एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू वही बोलता है कि सेवा निकेतन वांट्स टू क्लेम द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023 111AD एंड 111AE, क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंसर इज वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? No, it cannot, since the aggregate receipt from education and hospital is more than the 5 crore. So C is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इनको voluntarily contribution मिला है, मीन्स डोनेशन मिला है, that is included in the one above। तो जो ये वन ऊपर है इसमें ये दे रखा है 6.5 करोड़ में इंक्लूड है कितना, received during the previous year from the public amounting to 1.5 लाख। तो 1 करोड़ 5 लाख का डोनेशन मिला है, लेकिन इट इंक्लूड द कॉर्पस डोनेशन 55 लाख फॉर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट एंड 20 लाख इज एनोनिमस डोनेशन। अब एक बात समझना, यहां पे मैं ले रहा हूं इनको जो टोटल डोनेशन मिला है वो आपका 1 करोड़ टोटल डोनेशन जो मिला है वो 105 लैक्स है। एल लिखता हूं 5 लैक्स। ठीक है, अब एक बात समझना, इसमें से इनको 55 तो कॉर्पस मिला है, कॉर्पस है वो 55 है, उसके बाद एनोनिमस जो है वो एनोनिमस 20 है, तो बचा कितना 105 माइनस 55 माइनस 20, तो 30 है। ये आपका नॉर्मल डोनेशन है, नॉर्मल है वो आपका 30 लाख है। अब आगे क्या हुआ देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द कंप्यूटर परचेज फॉर 80 लाख। अब इन्होंने क्या किया, इस साल में कुछ कंप्यूटर खरीदे हैं 80 लाख के, लेकिन उसमें कॉर्पस यूज किया है ऑफ द 30 लाख। एक बात बताइए, 80 लाख के कंप्यूटर खरीदे और जो ऊपर कॉर्पस की बात हो रही थी, इसमें जो कॉर्पस डोनेशन दे रखा है उसमें से उन्होंने 30 लाख यूज कर लिया। अब एक बात बताइए, पहली चीज तो ऊपर जो कॉर्पस डोनेशन दे रखा था ना, वो आपने बिल्डिंग के लिए दे रखा था। कॉर्पस डोनेशन किसको बोलते हैं? ऐसा डोनेशन जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिलता है कि ये इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस। तो ये जो कॉर्पस मिला था ये आपके बिल्डिंग पर्पस के लिए मिला था, लेकिन आपने इसको क्या किया, यूज कहां पे कर दिया, कंप्यूटर के लिए यूज कर दिया 30 लाख का। तो पहली चीज तो आपने ये गलत यूज किया है। अब गलत यूज किया है तो पहली चीज मैं बताऊं, ये कॉर्पस एग्जाम नहीं होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। जब आप अदर पर्पस के लिए यूज करोगे, कॉर्पस मिला था वो बिल्डिंग के लिए मिला था, आप इसको कंप्यूटर के लिए यूज कर रहे हो, तो ये 30 लाख है ना, ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। तो अंडर सेक्शन 115 बीबीआई वाली जो सेक्शन है उसमें ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 30% से। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, आगे क्या दे रखा है, इन्होंने लोन लेके बिल्डिंग खरीदा। अब एक बात बताओ, चलो ये टैक्सेबल तो होगा, लेकिन जो यहां पे कंप्यूटर खरीदा है कॉर्पस से, तो क्या वो कंप्यूटर खरीदा है वो इस साल के अप्लाइड में आएगा? आंसर इज नहीं आएगा। आपने कॉर्पस में से अगर कुछ भी यूज करके कोई कंप्यूटर खरीदा है तो वो यहां पे अप्लाइड वगैरह में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने लोन लेके कंप्यूटर खरीदा तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आप लोन से अमाउंट लेके, और अगर मान लो आप कोई भी इस साल के एप्लीकेशन करते हो, तो इस साल के एप्लीकेशन में नहीं आएगा, वो उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा जिस ईयर में आप लोन को वापस से रीपेमेंट करते हो। तो जिस ईयर में आप उस लोन का वापस से रीपेमेंट करोगे उस ईयर के में आएगा, तो बेटा इस साल के अप्लाइड में ये नहीं आएगा। उसके बाद में आपने कोई वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन मींस आपके पास जो डोनेशन कोई मिला था उसमें से आपने यूज करके और इस साल कंप्यूटर खरीदा, तो क्या ये अप्लाइड में आ जाएगा? आंसर इज यस, ये आपका एप्लीकेशन माना जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एप्लीकेशन है वो आपका 25 लाख है, वो एप्लीकेशन माना जाएगा। तो देखिए
आपने जो कंप्यूटर खरीदा 30 लाख कॉर्पस से खरीदा वो नहीं आएगा, और वो सीधा टैक्सेबल भी हो जाएगा 115 बीबीआई में, क्योंकि आपने गलत पर्पस के लिए यूज किया है। दूसरा, लोन से खरीदा वो अप्लाइड में ही नहीं आएगा, और तीसरा, वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन आपके डोनेशन से अगर आपने कंप्यूटर खरीदे तो वो तुम्हारे अप्लाइड में आएगा। अब एक बात समझना, जो कॉर्पस डोनेशन था रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर आर इन्वेस्टेड इन, जो कॉर्पस डोनेशन आपको मिला था वो आपने कहां इन्वेस्ट किया? तो कॉर्पस डोनेशन आपको जो मिला था, आपको कितना कॉर्पस डोनेशन मिला था? आपको कॉर्पस मिला था दैट इज द 55 में से आपने गलत यूज कर दिया कंप्यूटर के लिए, कितना 30 लाख, आपके पास बचा कितना 25 लाख। अब 25 लाख को कहां इन्वेस्ट किया? तो 25 लाख को आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 10 लाख डाला, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कैनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एनबीएफसी में 10 लाख रुपए डाला, ये अलाउ नहीं होता। आपको पता है जब मैंने आपको 11.5 बताया था, 11.5 इज द सेफ इन्वेस्टमेंट, कि जो भी ट्रस्ट का पैसा है उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बैंक में डालो, पोस्ट ऑफिस में डालो करके, ठीक है। उसके साथ साथ में आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद सकते हैं, उसके बाद में डिपोजिटरीज के शेयर खरीद सकते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है उनके शेयर्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में पैसा डाल सकते हैं, वहां डाल सकते हैं, वहां एनबीएफसी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने गलत इन्वेस्ट किया। अब एक बात समझना, 10 लाख रुपया जो गलत इन्वेस्ट किया ये भी आपके लिए सीधा 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये तुम्हारा 30% से टैक्सेबल हो जाएगा 10 लाख। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉर्पस का पैसा है वो एग्जेम्प्ट होता है। आप अगर उसको 11.5 में इन्वेस्ट करेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट में, बट ये सेफ इन्वेस्ट नहीं किया तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। तो ये 115 बीबीआई के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा 30% की रेट से। आगे क्या दे रखा है? डिपोजिटेड rupees 15 lakh towards the post office saving account which were utilized for the purchase of the building during the previous year 2021 and previous year 21-22 out of the corpus fund of 10 lakh and 5 lakh respectively। अब एक बात समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपने 15 लाख इस साल डिपॉजिट किया कॉर्पस में, और वो डिपॉजिट क्यों किया? क्योंकि पिछले कुछ सालों में, एक साल आपने क्या किया था, पहले आपने बिल्डिंग के लिए ये पैसा इस साल में 10 लाख विड्रॉ किया था, और इस साल में आपने 5 लाख विड्रॉ किया था और बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया था, और इस बार आप वापस से उसको डिपॉजिटेड बैक करते हो। अब एक बात समझना, अगर आप कोई पैसा कॉर्पस फंड से विड्रॉ करते हो और ट्रस्ट पर्पस के लिए यूज करते हो, अगर कॉर्पस फंड से विड्रॉ किया और ट्रस्ट पर्पस के लिए यूज किया, तो जिस ईयर में यूज किया उस ईयर में वो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। वो अप्लाइड उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आप उसको वापस से डिपॉजिटेड बैक इनटू द कॉर्पस फंड करते हो। और एक बात बताओ, इस साल से एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट ये आया है कि जिस ईयर में आपने जो अप्लाइड किया था, वो पैसा खर्च किया था, उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर अंदर वो डिपॉजिटेड बैक होना चाहिए उस कॉर्पस में। या अगर लोन लेके कोई अप्लाई करते हो तो इस साल के अप्लाई में नहीं आएगा, जिस ईयर के अप्लाइड में आएगा, जिस ईयर में लोन वो रीपेमेंट करेंगे, बट लोन का रीपेमेंट होना चाहिए विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दैट अमाउंट वाज अप्लाइड। तो जिस ईयर में खर्चा किया था उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर अंदर वो लोन का क्या होना चाहिए, रीपेमेंट होना चाहिए। अब एक बात समझना, तो यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेटा जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? अगर आपके पास कॉम्पैक्ट रहेगी तो ध्यान देना, कॉम्पैक्ट में मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 4 दे रखी है, और ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 से रिलेटेड पॉइंट है। आप एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के पास में देखोगे ना, तो मैंने लिखा हुआ है इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23। देखो आप क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर 22-23 से एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 से लगेगा। ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आपके प्रीवियस ईयर 21-22 से लगेगा। कहां से लगेगा? प्रीवियस ईयर 21-22 से लगेगा। तो प्रीवियस ईयर 21-22 से क्या हुआ कि जिस ईयर में अगर कॉर्पस से पैसा निकाल के आप खर्चा करते हो तो उस ईयर के अप्लाइड में नहीं आएगा, जिस ईयर में आप उस कॉर्पस में डिपॉजिटेड बैक करोगे उस ईयर के अप्लाइड में आएगा। और ये अमेंडमेंट प्रीवियस ईयर 21-22 से लगेगा। तो एक बात बताओ, ये जो 2021 में आपने 10 लाख रुपीज जो है वो 10 लाख 2021 में अप्लाइड किया था कॉर्पस में से, उस ईयर के लिए ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो उस ईयर में तो क्या हुआ होगा कि जिस ईयर में आपने एक्चुअल में अप्लाइड किया होगा उस ईयर में उसका डिडक्शन मिल गया होगा। लेकिन गाइस, ये जो 5 लाख है ये आपके प्रीवियस ईयर 2021 में अप्लाइड किया था, तो इस पे ये अमेंडमेंट लगेगा। अब ये एप्लीकेशन उस ईयर में लिया जाएगा जिस ईयर में आप डिपॉजिटेड बैक इनटू कॉर्पस करेंगे, और डिपॉजिटेड बैक आपने करंट ईयर में किया है। तो मैं बताऊं, इस साल में आपका 5 लाख रुपीज एप्लीकेशन आ जाएगा। इस साल में आपका जो 5 लाख रुपीज है वो 5 लाख रुपीज आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। हियर 5 लाख विल बी योर एप्लीकेशन इन द करंट ईयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आगे क्या दे रखा है,
एन अमाउंट पेड टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB by way of the donation of the 10 lakh, out of that amount 2 lakh are given as a corpus donation। अब एक बात बताओ, एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया तो क्या वो अप्लाइड में आता है क्या? अगर एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया है तो अप्लाइड में नहीं आएगा। तो मैं बताऊं यहां 2 लाख तो अप्लाइड में नहीं आएगा, लेकिन 8 लाख अप्लाइड में आ सकता है। 8 लाख रुपए अप्लाइड में आएगा, लेकिन गाइस देयर इज अ वन अमेंडमेंट फ्रॉम दिस ईयर कि आप जितना भी डोनेशन दोगे ना उसका 85% ही आप अप्लाइड ले सकते हैं। मतलब जितना भी आप डोनेशन देंगे उसका 85% अप्लाइड ले सकते हैं। इसका मतलब आप सिर्फ 6,80,000 है वो इस साल अप्लाइड में ले सकते हैं। तो 6,80,000 विल बी अप्लाइड इन द करंट ईयर। तो देखो ये अमेंडमेंट एग्जाम में आएगा कि जब भी आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करते हैं तो एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया तो अप्लाइड में नहीं आएगा, एज अ अदर डोनेशन दिया तो वो अप्लाइड में आएगा। लेकिन अप्लाइड में कितना आएगा? सिर्फ 85%। तो 8 लाख का 85% कम्स टू 6,80,000। इतना आप करंट ईयर में एप्लीकेशन ले सकते हैं। उसके बाद 6 lakh being the amount set apart in the 22-23 by the trust for the charitable purpose under section 11(2), utilized in the previous year 23-24 for making donation to another charitable trust whose object is also education। अब एक बात समझना, जो भी पैसा है वो आप अगर 11(2) में पार्क करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसमें 4 कंडीशन होती है 11(2) में। आपको याद है 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन स्पेसिफिक पर्पस बताना पड़ता है ईओ को, स्पेसिफिक पीरियड बताना पड़ता है जो मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, उसको 11(5) के सेफ मोड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड वो पैसा किसी और ट्रस्ट को आप डोनेट नहीं कर सकते। अगर वो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ठीक है, बट अगर मान लो वायलेशन हो गया तो 11(3) में टैक्सेबल होता है। वायलेशन या तो आपने गलत पर्पस के लिए यूज किया, उस ईयर में वायलेशन हुआ तो टैक्सेबल होगा, या फिर जैसे 5 इयर्स के लिए एक्यूमुलेटेड किया था, 5 इयर्स में यूज नहीं हुआ तो 5वें साल वो टैक्सेबल होगा, 5th ईयर में टैक्सेबल होगा। या फिर अगर मान लो आपने अगर किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया तो जिस ईयर में डोनेट कर रहे हो उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा, या 11(5) का वायलेशन हुआ तो जिस ईयर में वायलेशन हुआ उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। तो गाइस यहां पे मैं आपको बोलूं कि 6 लाख रुपीस इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। तो 115 बीबीआई में गाइस यहां 6 लाख रुपीस है वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 30%। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलिए अब आपके कुछ एमसीक्यूज है वो अपन देखते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या है? What amount of corpus donation received by trust would not be part of the total income? मींस ऐसा कौन सा corpus donation है जो exempt हो जाएगा? तो मैं आपको बोलूं इसमें से corpus donation कौन सा exempt होगा? तो corpus donation आपको जो मिला वो 55 लाख है, बट 55 में से 30 लाख तो गलत यूज कर लिया, बाकी बचा 25 में से गाइस 25 में से 10 लाख पोस्ट ऑफिस में डाला, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने 5 लाख कैनरा बैंक की एफडी में डाला, कोई दिक्कत नहीं। एनबीएफसी में डाला, ये गलत किया आपने। तो कुल मिला के मैं एक बात बताऊं 15 लाख कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट होगा। तो जो आपको कॉर्पस डोनेशन मिला है उसमें से 15 लाख रुपया है, दैट 15 लाख इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। ही 15 लाख आपका एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन, What would be the specified income taxable under section 115 BBI at the rate 30%? 30% से कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? तो देखो एक तो आपका ये 30 लाख जो है ये टैक्सेबल होगा, तो कैलकुलेटर में ले लीजिए 30 टैक्सेबल होगा। उसके बाद में आपका जो ये एनबीएफसी में पैसा डाला 10 लाख ये भी टैक्सेबल होगा, तो ये 10 लाख, और उसके बाद में आपका 6 लाख रुपीस ये 115 बीबीआई में टैक्सेबल होगा, तो प्लस 6 कर लीजिए तो आपका 46 लाख आता है। दैट 46 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। 46 लाख। नेक्स्ट पार्ट 9th का बी है ना आंसर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 9th का बी, 7-8 का सीसी था और आपका 7-8 was CC, 9 का B। Next part, what amount would be considered as application by the trust excluding unconditional accumulation of 15%, assuming that it fulfill the relevant condition stipulated under section 12A। इस साल एप्लीकेशन कितना होगा? 15% को गोली मार दो, 15% मत देखो। आप बताओ एप्लीकेशन कितना होगा? तो मैं बताऊं इस साल एप्लीकेशन एक तो ये 25 लाख होगा जो वॉलंटरीली कॉन्ट्रीब्यूशन से आपने कंप्यूटर खरीदा, ये एप्लीकेशन 25 लाख ये एप्लीकेशन होगा। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन में एक ये 5 लाख एप्लीकेशन होगा जो कॉर्पस में से पहले यूज किया था, इस ईयर में आपने डिपॉजिटेड बैक किया तो 5 लाख, ये आपका कितना हो गया? 30 हो गया। एंड गाइस एक तुम्हारा 6.8 एप्लीकेशन होगा जब दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया 8 लाख का, और उसका 85% तो 6.8, तो इट्स कम्स टू द आपका 36.8 है, वो आपका इस साल का एप्लीकेशन हो जाएगा। 36.8 विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द current year। Next part, सेवा निकेतन claim
that anonymous donation received during the 23-24 are not liable to be taxed under section 115 BBC is the claim of trust is valid। एक बात बताओ, जो भी आपका एनोनमस डोनेशन है वो 30% से टैक्सेबल होता है, बट उसमें से कुछ लेस होता है। लेस कितना होता है अगर आपको याद रहेगा तो उसमें क्या होता है, जितना एनोनमस डोनेशन आपको रिसीव्ड होता है उसमें से आपको लेस करना पड़ता है। एनोनमस डोनेशन कितना रिसीव हुआ, 20 लाख आई थिंक रिसीव हुआ था एनोनमस डोनेशन, या 20 लाख। तो 20 लाख में से आपको लेस करना पड़ेगा, एक तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन एंड दूसरा 1 लाख विच एवर इज हायर। तो एक बात बताओ, टोटल डोनेशन कितना है, 1 करोड़ 5 लाख था। टोटल डोनेशन वाज 1 करोड़ 5 लाख, या 1 करोड़ 5 लाख का 5% करिए, तो 1 करोड़ 5 लाख का 1 करोड़ 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, इट्स कम्स टू द 525। तो इसमें से 525 को लेस कर दो, तो 525 को आप 20 लाख में से लेस कर देते तो कितना बचा, 1475। सो 1475 लाख पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो इस पे अगर आप 30% टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इट्स कम्स टू 442,500। तो 442,500 डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें सेस नहीं जोड़ा है, क्योंकि सेस जोड़ के अगर आप करोगे तो आंसर मैच ही नहीं होगा। तो सेस नहीं जोड़ा है, तो विदाउट सेस इन्होंने कंसिडर किया है, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा सिंपल है। ABC बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश विदड्रॉ बाय इट्स 2 कस्टमर। 2 कस्टमर ने कैश विदड्रॉ किया है। एक अर्जुन करके बंदा है जिसका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसने किया। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलरली फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम, हाउएवर मिस्टर अर्जुन हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लास्ट 3 इयर्स। अब एक बात बताओ, आपको पता है आप अगर बैंक से कैश विदड्रॉ करते हो तो आपको सेक्शन 194N में टीडीएस काटा जाता है। और 194N में टीडीएस कैसे कटता है, 1 करोड़ से ऊपर के कैश विदड्रॉ पे 2%, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने विदड्रॉ किया तो यहां पे लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी। 3 करोड़ के ऊपर वाले पे आपका 2%, 3 करोड़ के ऊपर वाले पे 2%। अब एक बात बताओ, वहां पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कोई पर्सन अकाउंट होल्डर ऐसा है जो नॉन फाइलर है, मींस लास्ट के 3 साल के उसने रिटर्न फाइल नहीं किए और लास्ट के तीनों सालों का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है, तो उसमें कैसा होगा, नॉर्मल केस में 20 लाख तक का कैश विड्रॉल पे टीसीएस नहीं आएगा, टीडीएस नहीं आएगा। 20 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ पे 2% और 1 करोड़ के ऊपर 5%। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, 20 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा, टीडीएस नहीं आएगा। 20 लाख से 3 करोड़ तक 2%, 3 करोड़ के ऊपर है वो 5% है, वैसा लिमिट हो जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे अर्जुन है, उसने क्या किया, उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। तो अर्जुन ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो चलिए पहला वाला 20 लाख है उस पर टीसीएस नहीं आएगा। दूसरा 25 लाख है उस पर 2% की रेट से टीसीएस आएगा। तो 2% की रेट से 25 लाख पे अगर आप 2% देखेंगे तो इट कम टू द 50,000 आया, 50 के आ गया। उसके बाद इस 35 पे तो 20 प्लस 25 प्लस 35, तो आपका 35 पे 2% कितना, 70,000 आएगा। हाँ भाई, उसके बाद आपका कितना हो गया टोटल, देखिए यहां पे 45 50 80 हो गया। इसमें से 25 में से 20 जो रहेगा ना, उस 20 पे तो आपका 2% एंड गाइस 5 रहेगा उस पे 5%, 5%। तो एक बात बताइए, 20 लाख पे आपका 2% कम्स टू 40,000 एंड गाइस 5 लाख पे 5% कम्स टू 25,000। तो यहां पे टोटल टीडीएस कितना आएगा इस भाई का, 50,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, इट्स कम्स टू 1,85,000। तो 1,85,000 है, इसका टीडीएस आएगा 1,85,000। अब एक बात समझना, आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होगा, 3 करोड़ का लिमिट लगेगा। तो 68 पे नहीं आएगा, 85 पे भी नहीं आएगा, 88 पे भी नहीं आएगा। तो देखिए यहां पे आपका 68 प्लस 85 प्लस 88 टोटल हो गया 241 माइनस 57, सॉरी 241 प्लस 57 करो ना, 68 प्लस 85 प्लस 88 241 प्लस 57, तो ये होता है 298। तो इस पे टीडीएस आएगा ही नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं आएगा। तो आई थिंक यहां पे आपका राइट आंसर है वो डी होगा। डी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज आपका एमसीक्यू नंबर 12। तो एमसीक्यू नंबर 12 का आपका जो डी है दैट इज द राइट आंसर।
12 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड दैट इज द लास्ट एमसीक्यू। अब क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है ब्लॉसम टी गार्डन अ टी स्टेट इन द डिब्रूगढ़ आसाम received 23 lakh as a compensation from the insurance company for the severe damage of the green leaves। green leaves मतलब जो ग्रीन पत्तियां होती है चाय की, वो डिस्ट्रॉय हो गई और इनको 23 लाख का कंपनसेशन मिला ड्यू टू द हेलस्टॉर्म इन जुलाई 2023। Blossom Tea state in the view that the entire receipt under the insurance policy damage caused by that act of God of tea leaf will be the agriculture income। क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी या बिजनेस इनकम होगी? एक बात बताओ, टी के केस में आपको पता है अगर आप टी को ग्रो करते हैं और मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं तो 40-60 होगा, 40% इज बिजनेस इनकम, 60% इज एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी के केस में ग्रोन एंड क्योर है तो 25-75, ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड है तो 40-60 और रबर के केस में 35-65। अब एक बात समझना, अगर आपको याद रहेगा तो ये तब होता है जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हो, मींस टी की पत्तियों को ग्रो करते हो, फिर उसके प्रोसेस करके और फिर बेचते हो, तो आपका जो है वो आपका बिजनेस और एग्रीकल्चर होगा। इस केस में क्या हुआ कि ग्रीन लीव्स जो पत्तियां थी ना, वो पत्तियां ही डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब ग्रीन जो फसल थी वो फसल ही डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब वो जो आपका टी था वो टी डिस्ट्रॉय हो गया, मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं, तो यहां पे पूरा आपका एग्रीकल्चर होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस योर टोटल इनकम विल बी द एग्रीकल्चर। तो यहां पे आई थिंक डी विल बी द राइट आंसर कि यहां पे आपका जो पूरा है वो आपका नो पार्ट, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, यहां तो ग्रो किया था और पत्तियां डिस्ट्रॉय हो गई, तो पूरा आपका एग्रीकल्चर इनकम है वो हो जाएगा। सो दिस इज योर 13 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आपका 14 से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चालू हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कोई नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीजीबीपी का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन हमने जो, अगर आप सुपर 30 का वो क्वेश्चन कर लोगे, वो क्या बोलते हैं अपना, जो आपके कंपाइलर में भी लास्ट क्वेश्चन दे रखा है मास्टर क्वेश्चन ऑफ पीजीबीपी, वो करोगे ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। सब वही वाले पॉइंट है जो यहाँ पे दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये बहुत बढ़िया है, आप ढंग से करना। क्वेश्चन नंबर 15 को ढंग से करना। कॉम्पैक्ट में हमने एक सेक्शन 50AA इसी साल से दे रखा है, ठीक है। जो डेट म्यूचुअल फंड होता है और जो एमएलडी होता है उसके केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड खरीदा है जिसने इक्विटी शेयर में 35% या उससे कम का इन्वेस्ट किया है, तो उसको मैं डेट बोलूंगा। तो उस पर्टिकुलर केस में हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। तो ये आप देखोगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार डाला है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आप घर पे करोगे। उसके बाद तुम्हारा 16-17 तो असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ब्लैक मनी से रिलेटेड है 18। अगर आप ब्लैक मनी आपने किया है तो 18 क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये डीटीडब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, इट इज रिलेटेड टू द डीटीडब्ल्यू। डीटीडब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें वो फॉरेन इनकम को कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में। और उसके लिए मैंने आपको लास्ट एक टॉपिक दे रखा है। आप देखोगे ना, लास्ट एक टॉपिक दे रखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फॉरेन की कौन सी इनकम को कौन सी रेट लेके, कौन सी टीटीबीआर लेके आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, कौन सी डेट का आपको एक्सचेंज रेट लेना है, वो सब दे रखा है। तो वो आपका देखोगे और करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर प्राइसिंग और अप्पा वाला कॉन्सेप्ट, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एक चीज ध्यान रखना, जिस ईयर में अप्पा के लिए आप एप्लीकेशन करते हो ना, अप्पा उसके अगले साल से लगता है। तो 5 ईयर कहां से काउंट होते हैं? जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया उसके अगले साल से। तो जैसे मान लो आज की डेट में मैं एप्लीकेशन कर दूं 20 मार्च 2024 को, इस दिन मैंने अप्पा के लिए एप्लीकेशन किया। प्रीवियस ईयर 23-24 में इस दिन मैंने एप्लीकेशन किया। अप्पा एप्लीकेबल कौन से ईयर से होगा पता है? प्रीवियस ईयर 24-25 से। मतलब जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन किया था उसके अगले साल के 1 अप्रैल से अप्पा एप्लीकेबल होगा। आप ये समझिए, ठीक है। तो उसमें जब आप 5 ईयर काउंट करते हैं ना, तो अगले साल से 5 ईयर काउंट होगा एप्लीकेशन। देखो साइन कब हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपने अप्लाई कब किया, एप्लीकेशन किया, उसके अगले साल से अप्पा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस में देखो मैंने 13 तो एमसीक्यूज ही है, वो मैंने करा लिए। 14 वाला जो है वो पीजीबीपी का है। बाकी क्वेश्चन में कोई इतना खास दम है नहीं, बट नो डाउट आपको करने रहेंगे। सो दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ योर आरटीपी लेक्चर। सो गाइस, अभी आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। जस्ट 100% फोकस टू योर लाइक स्टडी ओनली। स्टडी तो करना ही है, बट मैं आपको जितने भी लेक्चर डालता हूँ, मैं कभी आपको वीडियो लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता। तो इसका मतलब क्या तुम लाइक करोगे ही नहीं? क्या लाइक तो करोगे ही। तो चलिए लाइक कर लो अगर आपको अच्छा लगा, एफर्ट लगा है करके, ठीक है। आपको लगा कि आपके आरटीपी के काफ़ी एफर्ट मैंने यहाँ पे कम कर लिए, तो आप इस लेक्चर को लाइक कर लीजिए। मैं कभी बोलता नहीं, आज पहली बार ऐसे ही मुझे लगा, बोल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए तो गाइज थैंक्स अलॉट, आज के लिए इतना बहुत है। ये आरटीपी का सेशन था जिसमें आपके एमसीक्यूज मैंने कवर किए, और एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे हैं और अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।